हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। भाई आज का जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो लेक्चर रहने वाला है ये रहेगा बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ बैंक्स। बैंकों के कार्य हम जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ड्राफ्ट क्या होता है, लॉकर फैसिलिटी कैसे मिलती है, और ये प्राइमरी है बैंक का काम या सेकेंडरी है, या फिर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स क्या होती हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे चलाए जाते हैं, या यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, लोन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने सब्सिडाइज्ड लोन का नाम सुना होगा, सिक्योर्ड लोन का नाम सुना होगा, अनसिक्योर्ड लोन का नाम सुना होगा। सब कुछ आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कितने प्रकार के लोन बांटे जा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, कैश क्रेडिट जो आजकल चल रहा है बड़ा ही फेमस है, कैश क्रेडिट वो क्या होता है। यहां पर जो हम समझने वाले हैं बैंकों के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन टोटल समझने वाले हैं। तो हमें यहां पर बड़े ध्यान से समझना है। और चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ बैंक क्या है। वैसे आपको बता दें कि हमने पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक, रूरल बैंक जो होती है आपकी, रीजनल रूरल बैंक जिसको कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के अलावा हमने इसमें पेमेंट्स बैंक को भी समाप्त कर लिया है। अब आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए हम यहां पर आज का जो लेक्चर हम समझेंगे इसमें हम समझने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक काम कैसे करते हैं, और इनके क्या प्राइमरी फंक्शन है और क्या सेकेंडरी फंक्शन है। लोन जो प्रोवाइड होते हैं उसमें प्लेज क्या होता है, इसके अलावा मोर्टगेज क्या होता है, ये सब कुछ आज समझाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत कुछ समझने में आने वाला है आज। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है। हालांकि ये किताबी चीज है कि बैंकों का डेफिनेशन क्या है, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएं कि बैंक वो होते हैं जो लोगों के द्वारा डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। सब कुछ बताएंगे कि एफडी आरडी क्या होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी हम समझेंगे, बट आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे। आज का हमारा जो बेस्ड रहेगा इसमें हम फंक्शन समझने वाले हैं कि क्या क्या इसके फंक्शन रहते हैं। तो डेफिनेशन हमने बताया, और लोन जो बांटना है वो भी इसका एक काम है। डीडी बनाना, ड्राफ्ट बनाना, चेक्स एक्सेप्ट करना, ये सब इसी के काम है। तो यहां पर डेफिनेशन समझ लेते हैं। बैंकिंग अधिनियम 1949, अब जानते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसे हम बैंकों का संविधान कहते हैं, बैंकिंग संविधान कहते हैं, ऐसा हम आपको बता चुके हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी में आरबीआई को पावर दी गई थी काम करने की, इसमें इसी वाले एक्ट के थ्रू 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया और उसे पावर दी गई ये एक्ट बना करके। तो याद रखिएगा उसी की धारा है हमारी बी। जस्ट हम कलर चेंज कर ले रहे हैं यहां पर, हाँ जी, उसी की धारा है हमारी धारा बी। धारा बी जो है उसमें बताया गया है बैंकों का अर्थ क्या है। ऋण देने या निवेश के उद्देश्य के लिए जनता से जमा स्वीकार करना, जो चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा वापसी पर प्रतिदेय हो। आपको देखिए किताबी लैंग्वेज है, आपको सिंपल भाषाओं में समझाएं कि सिंपल भाषाओं में इसका जो बी है 5B, इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन ये कि वो जो बैंक होते हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देते हैं। इनका उद्देश्य होता है जनता से स्वीकार करना जमा, चाहे वो एफडी के रूप में करें, चाहे वो करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट या फिर आपके रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में करें, वही बैंक होते हैं। यहां पर भी ऐसा ही मेंशन किया गया है। सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिफाइन द टर्म बैंकिंग, बैंकिंग का टर्म जो है वो डिफाइन किया गया, जैसा उसमें है वैसा ही हमने यहां पर रखने की कोशिश की है। is as follows, accepting the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demands or otherwise, and withdraw by the check, draft, order of otherwise। आपको समझ में आ गया है, चेक के माध्यम से और आपके ड्राफ्ट के माध्यम से या डिमांड के माध्यम से पैसा जो निकाला और डाला जाता है, इन्हीं को आप समझ लीजिए कि बैंक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको समझ में आना चाहिए। ये तो एक लैंग्वेज यहां पर जो दी गई है वो इस एक्ट में दी गई है, इसलिए हमने यहां पर ये रखी है। आगे समझ लेते हैं कि बैंकों के प्रकार, जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे फॉरेन सेक्टर बैंक, ये सब पढ़ा चुके हैं। बट यहां पर कुछ और प्रकार से आप देखेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ बैंक्स में जैसे एक प्रकार होता है सेंट्रल बैंक,
हर एक देश का सबसे बड़ा अपेक्स बैंक जो होता है, जो बाकी अन्य बैंकों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे हमारे भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। आप उससे मत कंफ्यूज होइएगा, एक बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो दरअसल नाम है, किसी व्यक्ति का राजा नाम हो जाने से वो राजा नहीं होता। वैसे ही सेंट्रल बैंक का भी याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। उसी प्रकार हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो अन्य बैंकों को रेगुलेट करता है। जैसे अगर उसकी बात करें पाकिस्तान की, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, वहां के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। हमारे देश में हमारा आरबीआई बनाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों में ही हमने आपको पढ़ाया था पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन सेक्टर बैंक। इसके अलावा हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और इसके अलावा भी हमने आरआरबी भी आपको पढ़ाई थी। बट आरआरबी जो आती है वो हमारी डेवलपमेंट बैंक में आती है, जो कि हमारा डेवलप किसके लिए करना होता है, नाबार्ड जैसे है वो भी डेवलप के लिए है। एक होती है कोऑपरेटिव्स बैंक, ये हमने आपको पढ़ा दी है। डेवलपमेंट बैंक भी होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें हम डेवलप बैंक कहते हैं। अगर बात करें स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से हैं, जो नाबार्ड, आप नाबार्ड जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की जो स्थापना होती है ये दरअसल आरआरबीज को कंट्रोल करता है और कोऑपरेटिव्स बैंक को भी कंट्रोल करता है। नाबार्ड का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र को या कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सके, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा सिड भी है, इन सब के बारे में हम आगे चल करके समझेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जिसे हम एग्जिम बैंक भी कहते हैं, ये आपके स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में बात करें तो नेशनलाइज्ड बैंक है, बाकी आपके दूसरे जो नेशनलाइज्ड नहीं है वो भी बैंक हैं। तो नेशनलाइज्ड में तो आपने जान ही लिया है, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके नेशनलाइज कौन से बैंक हैं, जो टोटल 12 बैंक हैं वो सब नेशनलाइज्ड है। यहां पर जो है सेपरेट लिखा हुआ है, जो 11 बैंक हैं एक बैंक ये है। तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक फिलहाल कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स तो बड़ा सिंपल है, ये तो आपको समझ में आ गया है। हालांकि हमें इनके बारे में बड़े डिटेल से जानना है। जैसे नाबार्ड क्या काम करता है, हमारा आगे चलकर के चैप्टर आएगा उसमें नाबार्ड पढ़ेंगे, सिडबी के बारे में जानेंगे, एग्जिम के बारे में भी जानेंगे, ये स्पेशलाइज्ड बैंक हैं। कोऑपरेटिव बैंक हम समझ चुके हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने इसको समाप्त कर लिया है, समझ लिया है। कमर्शियल बैंक जो है वो आप जानते हैं, कमर्शियल बैंक का मतलब है जो कमर्शियली काम कर रहे हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, जैसे फॉरेन सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, कमर्शियली काम कर रहे हैं उनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा टिपिकल तो ये चीज नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान चीज है। और वैसे भी अगर आपको बताएं तो ये अगर ना भी समझेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, हमें इनकी डिटेल समझनी है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ बैंक आपको बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वैसे तो आ गए होंगे लेकिन नहीं आ रहे, तो हमें ये जानना है जैसे डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं, कब बने, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आगे और जानते हैं कि बैंकों की भूमिका, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या होता है। इनका रोल बड़ा सिंपल है, ये सब आप पहले से जानते हैं, बट बताना हमारा एक दायित्व है, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ हमें जानना चाहिए। देखिए, ऋण प्रदान करना यानी प्रोवाइड लोन्स, लोन प्रोवाइड कराना, ये इसका एक मुख्य काम है। इसकी भूमिका आपको बता रहे हैं। प्रमोट्स सेविंग, सेविंग जो होती है, जो आप सेविंग करते हैं रोज में या महीने में जो सेविंग करते हैं, इसको प्रमोट करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा जमा अधिशेष उत्पन्न करना, डिपॉजिट जनरेट्स सरप्लस। इसके अलावा अगर देखें तो वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए वित्तीय मध्यस्थता के रूप में काम करना, एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। इसमें मीडिएटर की तरह ही तो काम करता है। बैंक, आपके पास पैसा है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास पैसा है, आपको पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, तो मदद किसकी लेनी पड़ेगी, मीडिएटर कौन बनेगा, बैंक बनेगा। चेक के उपयोग और खाते के अंतरण, निधि स्थानांतरण के माध्यम से, बड़ा टफ होती है हिंदी, तो हिंदी को आप हल्के में मत लीजिएगा, यहां पर इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। द यूज ऑफ चेक्स एंड ट्रांसफर टू द अकाउंट प्रोवाइड्स क्रेडिट क्रिएशन एंड डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशन थ्रू फंड ट्रांसफर। ट्रांसफर जो है, उनको जो आपका फंड होता है उसे ट्रांसफर करने की मदद ये करता है। इसी के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं
पैसे को, तो ये मदद करेगा, इसकी ये रोल होती है, इसकी ये भूमिका होती है। चलिए कमर्शियल बैंकों के बारे में अगर आपसे बताएं तो कमर्शियल बैंक क्या होती हैं? कमर्शियल बैंक आर द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को एडवांसेस देते हैं और लोन देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं वो डिपॉजिट। ठीक है, ये आपको समझ में आई गया है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। अब यहां पर जो बहुत ज्यादा सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहां से शुरू होता है, और वो क्या है? फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंकों के प्रकार कहें, नहीं बैंकों के हम कहें यहां पर कार्य क्या है, वो फंक्शंस हमें समझने हैं। जैसे नंबर 1 हम समझेंगे प्राइमरी फंक्शन, नंबर 2 समझेंगे सेकेंडरी फंक्शन। यानी बैंकों का सबसे पहला काम क्या है ये समझना है, बैंकों का दूसरा यानी सेकेंडरी काम क्या है। तो प्राइमरी ज्यादा जरूरी है, जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये इसका प्राइमरी काम है। ग्रांटिंग एडवांसेस, ये इसका प्राइमरी काम है। याद रखिएगा प्राइमरी काम है। इनमें अभी आगे समझना है हमें कि एक्सेप्ट डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, ग्रांटिंग एडवांसेस में क्या क्या आता है, ये हमें आगे समझना है। सब कुछ A to Z आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा कि प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग एडवांसेस, ये इसके प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। सेकेंडरी में जो बचता है वो सब सेकेंडरी में आएगा, जिसमें एक तो है आपका एजेंसी फंक्शन और एक है यूटिलिटी फंक्शन। इनके बारे में भी हमें जानना है कि यूटिलिटी फंक्शन में कौन कौन से इसके काम आते हैं, एजेंसी फंक्शन में इसके कौन कौन से काम आते हैं। सब कुछ A to Z समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहां पर हमें समझना है कि भाई प्राइमरी फंक्शन, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है। इसमें से हम प्राइमरी फंक्शन जो है, जो कि हम बता रहे हैं कि एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, इसमें क्या क्या आता है? ये प्राइमरी फंक्शन है, इसमें एक्सेप्ट करेगा वो डिपॉजिट, ये बैंक का सबसे पहला काम है। तो इसमें क्या क्या आएगा देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि बैंकों के पास पैसा आने के 4 ही तरीके होते हैं, और वो 4 तरीके में क्या होता है? एक है आपका सेविंग अकाउंट। तो यहां पर सेविंग डिपॉजिट्स, ये इसका एक्सेप्ट करना, यानी जो आप जमा करते हैं पैसा उसे एक्सेप्ट करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। प्रायोरिटी इसी को देगा, प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद दूसरा अगर कहें तो यहां पर करंट अकाउंट जो होता है, इसके थ्रू भी आप पैसा जमा करते हैं। दोनों में फर्क ये है कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता है। ये आपको आगे बताएंगे, बल्कि सर्विस चार्ज और देना पड़ता है करंट अकाउंट में। तो सब कुछ आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में समझा देंगे। इसके अलावा अगर देखें तो बैंकों के पास एफडी के रूप में पैसा आता है, इसके अलावा बैंकों के पास आरडी के रूप में पैसा आता है। तो ये उसका प्राइमरी फंक्शन है, सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना, एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट खोलना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। एक्सेप्ट करता है वो डिपॉजिट इन अकाउंट्स के माध्यम से। बात आपको समझ में आ गई है? तो पहला तो प्रकार यहां पर जो पहला प्राइमरी फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हमने एक्सेप्ट डिपॉजिट को देख लिया। ठीक है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में क्या फर्क है, इन सब के बारे में हमारा चैप्टर रहेगा, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कैसे कैलकुलेट होता है, बट आपके अकाउंट में जो क्रेडिट आता है, जो पैसा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो कैसे आता है, ये एग्जाम में सवाल बनते हैं। जैसे एफडी आप कितने समय की मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना समय दिया गया है, रिकरिंग डिपॉजिट मिनिमम कितने समय की और मैक्सिमम कितने समय की, दोनों में क्या फर्क है, सब कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस में हम आपको सिलेबस भी कराएंगे और आपकी समझ भी बिल्ड करेंगे। आगे देखते हैं भाई ग्रांटिंग एडवांसेस में क्या क्या है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नंबर 1 है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और दूसरा है कैश क्रेडिट, तीसरा है लोन, और चौथा है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सबके बारे में समझेंगे क्या 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 होता है। सबसे पहले आपको ओवरड्राफ्ट समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो मिटा देते हैं और आपको समझाते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। चलिए इसको छोड़ते हैं, यहां से बताते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है। मानिए किस आपका जो एक अकाउंट है वो किसी बैंक में है, और बैंक में आप बड़े लेन देन करते हैं, बार बार आपके अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे जाते हैं, आपकी एक इमेज बन चुकी है और आप हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए की इमेज ये है कि इनके अकाउंट में तो बहुत पैसा आता है भाई। करंट अकाउंट अगर आपका किसी बैंक में है तो आप बार बार पैसा 2 लाख 3 लाख आ रहे हैं, 4-5 लाख जा रहे हैं, फिर 10-20 लाख आ रहे हैं, यानी आपकी ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं।
ठीक है, बैंक वाले भी आपको जानते हैं कि यार ये व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, ये ट्रांजैक्शन बहुत करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। आपने क्या किया, किसी को अचानक कभी कोई चेक दिया, समझाने के लिए बता रहे हैं कि ए ने किसी को चेक दिया बी को, ठीक है, और वो चेक है 15,000 का, ठीक है। बी चेक लेकर के बैंक में पहुंचा और उसने कहा कि भैया मेरा ये पैसा मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, जैसा कि चेक क्लियर के टाइम पर होता है ऐसा ही होता है। तो ये चेक जब पहुंचा तो बैंक वाले ने चेक किया इसके यानी ए के अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। अकाउंट बैलेंस जब चेक किया तो पता चला कि उसके अकाउंट में आज 15,000 नहीं है, केवल 10,000 पड़े हैं, 5,000 कम है। बताइए ऐसे केस में क्या होगा, चेक बाउंस होगा बाउंस। लेकिन उसे याद है कि ये वही व्यक्ति है मिस्टर ए जिसके अकाउंट में आज 10,000 है और कोई इसका जो साथी है वो पैसा लेने आया है, 15,000 का चेक है, 5,000 कम पड़ रहे हैं। भाई ये आदमी तो बड़ा पैसे वाला था, आज इसके साथ में ऐसी कंडीशन है कि इस पे के पास 5,000 कम है, लेकिन ये पैसा लेन देन बहुत करता है, पैसा आ जाएगा, अभी नहीं है। बट ऐसे में बैंक इसकी मदद करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और वो फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि ए के अकाउंट से 10,000 काट लिए जाएंगे और 5,000 बैंक मिला देगा। तो जो 5,000 बच रहा है उसे कौन मिला देगा, बैंक मिला देगा, और इसका चेक क्लियर करवा देगा। 5,000 जबकि कम थे, ये बैंक ने दिए। इसी फैसिलिटी को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ये करंट अकाउंट पर प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए अब धीरे धीरे ये सेविंग अकाउंट में भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू होती जा रही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है आपको समझ में आ गई है कि अगर आपके पास कम पैसा पड़ रहा है तो आपकी वैल्यू के हिसाब से आपको कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन याद रहे, यह पैसा जो आपको मिलेगा वो अधिकतम 1 साल के लिए मिलेगा, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा इस पर होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, हम कहें कि बहुत कम है। बात आपको समझ में आई है। यहां पर आपको यह समझ में आ गया है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा कम है तो आपको एक लिमिट दे दी जाती है, उस पैसे पर आप ट्रांसफर करवा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, आपका चेक बाउंस नहीं होगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि मिनिमम 1 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इस पर अच्छा खासा होता है। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, तो मिटा देते हैं भाई, हाँ इसको मिटा के देखते हैं, इरेजर ले लेते हैं। हाँ जी, अब हमें अगला जो पॉइंट समझना है वो पॉइंट है कैश क्रेडिट। और कैश क्रेडिट क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कैश क्रेडिट क्या है कि यह जो मिलता है ये करंट अकाउंट पर मिलता है, लेकिन बड़ी बड़ी बैंकों को ये प्रोवाइड करवाया जाता है, बड़ी बड़ी बैंकों को, सॉरी बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करवाया जाता है। और कैश क्रेडिट में क्या होता है, जैसे आपने लोन लिया, समझा रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि कैश क्रेडिट क्या है। आपने लिया लोन, किसी से बैंक से लोन लिया, अब उस लोन के पैसे को आपने अपने अकाउंट में डलवाया था। अब इस लोन के पैसे को आप इस्तेमाल करिए या मत करिए, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर लगता रहेगा, इंस्टॉलमेंट आपको देनी ही है, चाहे इस्तेमाल करें या मत करें, सैंक्शन हो चुका है, आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है। यहां थोड़ा सा लॉस है कि अगर आप पैसे को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, इंस्टॉलमेंट फिर भी देनी है। इसी सुविधा को देखते हुए, असुविधा को देखते हुए बैंकों ने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक फैसिलिटी स्टार्ट की है, और वो है कैश क्रेडिट की फैसिलिटी। कि कंपनी को एक सुविधा दी जाती है कि सर आपकी जो कंपनी है वो लेन देन बहुत अच्छा करती है, आपकी जो कैपिटल है वो बहुत अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी है, हम आपको 50 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट देते हैं। आप एक बार बता दीजिए कि आपको ये क्या कैश क्रेडिट की लिमिट चाहिए, तो आप जो कंपनी है वो कहेगा ठीक है हमें चाहिए। तो कंडीशन क्या है, आपके अकाउंट में ये पैसा शो करता रहेगा। आपने लिया 50 लाख रुपए, और 50 लाख में से एक भी रुपया अगर आपने यूज नहीं किया, आपके अकाउंट में दिखेगा
लेकिन अगर आपने यूज नहीं किया तो आपसे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन आपने 50 लाख में से 1 लाख प्रयोग किया, यूज किया, तो 1 लाख पर ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, बाकी 49 लाख पर नहीं लगेगा। ऐसी फैसिलिटी है ये। यानी यहां पर जो वैल्यू है उस वैल्यू के मुताबिक हर व्यक्ति की कैश क्रेडिट या हर कंपनी की कैश क्रेडिट लिमिट अलग अलग होगी। ये पैसा पहले ही सैंक्शन कर दिया जाता है, आपको चाहिए जाइए निकाल लीजिए, फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती, पहले ही कर ली जाती हैं। तो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन बना हुआ है कैश क्रेडिट। लेकिन याद रहे इस पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका है मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है बैंक आपको कितने समय के लिए दे रहा है। अगर आप उसके अच्छे कस्टमर हैं, वैल्यूएबल कस्टमर है, तो आपको ज्यादा समय भी मिल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाता है कंपनियों के द्वारा वो बड़ा ही कम है। तो आजकल बड़ा फेवरेट बना हुआ है कंपनियों के लिए कैश क्रेडिट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा पीछे करिएगा। जो आपको तो चूंकि लाइव अब नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो आप इसको पीछे करके भी देख सकते हैं, समझ में आपको आ जाएगा कैश क्रेडिट क्या है। बताइए भाई, आपको समझ में आ गया है? ओके, अब हम अगला टर्म समझते हैं। हमने यहां पर 2 टर्म समझ लिए हैं, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट भी करंट अकाउंट पर, कैश क्रेडिट भी करंट अकाउंट पर। लेकिन अगर किसी को कैश क्रेडिट की लिमिट चाहिए होती है तो उसे एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ता है किसी भी कंपनी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको पुराने ही अकाउंट पर मिल जाती है। ये आजकल मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए सैलरी पर भी दिए जा रहे हैं, ये भी सैलरी अकाउंट पर भी अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन। ठीक है भाई, यहां पर अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं लोन्स आप जानते हैं कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंकों से जाकर के लोन ले सकते हैं, दोनों में क्या फर्क है? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो आप समझ गए। अब हमें लोन समझना है कि भाई लोन क्या होते हैं। देखिए, लोन के प्रकार अगर हम देखें तो लोन के कई प्रकार हैं, जिसमें अगर आपको बताएं, अब हम लोन्स पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा लोन्स। तो यहां पर एक प्रकार तो होता है सिक्योर्ड लोन, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तीसरा प्रकार होता है सब्सिडाइज लोन, और चौथा प्रकार होता है कॉन्सेशनल लोन। तब में अंतर समझेंगे क्या होता है। सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जब आप बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखवाएंगे, यानी बैंक यहां पर सिक्योर हो जाता है कि अगर आप पैसा वापस भी नहीं करते तो उसी मॉर्गेज को जो आपने गिरवी रखा है उसको वह बेच करके अपनी भरपाई कर लेगा। ये होते हैं सिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन अनसिक्योर्ड में आपको कम मिलता है, क्योंकि बैंक यहां पर सिक्योर्ड है। आपने गिरवी रख करके पैसा लेके आए तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। दूसरा प्रकार जो हमने यहां पर बताया है वो है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि बैंक ने आपसे कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया, आपको जो पैसा दिया वो बिना किसी गारंटी के दे दिया है। जैसे आप लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड होता है, अनसिक्योर्ड लोन का ही एक उदाहरण है। समझ में आ गया? बैंक जब भी आपसे पैसा दे आपको लेकिन गिरवी कुछ ना रखवाए तो ये लोन जो होते हैं अनसिक्योर्ड कहलाते हैं। लेकिन खतरा बैंक को ये है कि अगर आपने वापस नहीं किया तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा, इसीलिए बैंक अनसिक्योर्ड लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है। इसलिए आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन इसके कम होता है। तीसरा टाइप हमारा है जिसमें हमने आपको बताया सब्सिडाइज्ड लोन। सब्सिडाइज्ड लोन क्या होते हैं इसके बारे में और समझते हैं। सब्सिडाइज्ड लोन होता है जब आपकी सरकार आपको जो लोन दिया जा रहा है उस पर सब्सिडी दे दे। मतलब बैंक तो दे रहा है 10% में आपको लोन, लेकिन बैंक की जगह पर वो जो सरकार है वो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा करके दिलवाए। जैसे 3% का डिस्काउंट मिल गया। अब केसीसी तो जानते ही हैं, केसीसी पर 7% का लोन मिलता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है।
जिसमें से 3% तो सब्सिडी मिल जाती है। यही लोन आपका सब्सिडाइज्ड लोन कहलाता है, जब सरकार आपको कम रेट में दिलवा दे। दूसरा होता है या चौथा जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं, कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन जो होता है इसमें बैंक खुद ही डिस्काउंट दे के देता है। जैसे किसी बैंक का कोई पुराना कस्टमर है, बड़ा अच्छा कस्टमर है, उसे डिस्काउंट पर दे दिया, या फिर बैंकों का लॉस हो रहा है, उसे फायदा चाहिए, लोन बांटना है, तो वो डिस्काउंट पर बेच दे रहा है, लोन को कम रेट पर दे दे रहा है। तो यही जो होते हैं ये सब आपके बैंकों के द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है, यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है। आई होप आपको लोन्स भी समझ में आ गए हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो और डिटेल में यहां पर कुछ और बातें हैं लोन के बारे में, वो भी आपको अभी बता देते हैं। जस्ट अ मिनट। जी, यहां पर हम लोन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देते हैं कि लोनों में जो हमने आपको बताया कि जो सिक्योर्ड लोन है इसके भी प्रकार होते हैं। तो थोड़ा आगे की स्लाइड ले लेते हैं या फिर आपको यहीं पर हम बता देते हैं। हाँ जी, यहां पर आपको बताएं कि जो सिक्योर्ड लोन है उसके भी प्रकार होते हैं, और वो क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहला होता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हाइपोथिकेशन होता है, हाइपोथिकेशन। और तीसरा जो सिक्योर्ड लोन का प्रकार होता है वो होता है प्लेज। प्लेज। तीनों में क्या फर्क है थोड़ा डिटेल में समझाएंगे आपको। देखिए, यहां पर मॉर्टगेज में क्या होता है कि यहां पर आप अचल संपत्ति जो होती है उसे गिरवी रखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी पर लोन आपने ले लिया, जैसे आपने जमीन पर लोन ले लिया, होम लोन ले लिया। होम लोन में आप क्या करते हैं, उस घर को ही गिरवी रखवा देते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, इसमें अचल संपत्ति जो होती है, जो इमूवेबल होती है, उसे आप गिरवी रखते हैं। तो यह भी एक सिक्योर्ड लोन का ही प्रकार है, लेकिन कैसा सिक्योर्ड, मॉर्टगेज का, आपने गिरवी रखा। ठीक है, अचल संपत्ति गिरवी रखी जाएगी, ये याद रखना, और उसी संपत्ति पर रख करके आपको लोन मिल जाता है। दूसरी अगर बात करें हाइपोथिकेशन, इसमें आप चल संपत्ति रखते हैं, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, तब आपको पैसा उधार मिलता है। चल संपत्ति क्या होती है, जैसे आपकी कार, जैसे आपका और कोई ऐसा कोई असेट जो मूव कर सकता है, जैसे कार है, ट्रक है, बस है। अगर आप इस पर लोन लेते हैं तो ये कैसा कहलाएगा, हाइपोथिकेशन। एग्जाम में सवाल आता है कि कार पर लिया गया लोन प्रकार है कैसे का, हाइपोथिकेशन का है। ठीक है, इसमें जो चल संपत्ति है वो ही गिरवी रख दी जाती है। थोड़ा अंतर बताएं तो देखिए, यहां पर आपने जैसे होम लोन लिया, तो होम जिस घर को लिया, होम लोन घर पे बनवाने के लिए, तो प्रॉपर्टी लोन आपने प्लॉट को गिरवी रखा होगा, या होम लोन ले रहे हैं, ऊपर का फ्लोर बनवा रहे हैं, तो नीचे का फ्लोर आपने गिरवी रख दिया होगा। तो मतलब उसी प्रॉपर्टी को आपके ही पास रखा जाएगा, आपसे लिया नहीं जाएगा, बट उसके पेपर्स किसके पास होंगे, बैंकों के पास होंगे, जिससे कि वो रिकवरी कर सके अगर आप पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। हाइपोथिकेशन में क्या है कि वही प्रॉपर्टी आपके ही पास रहेगी, आप ही यूज करेंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को वो ले जाएंगे। कार लोन का आप जानते हैं, कार लोन हाइपोथिकेशन में आता है, उसकी चाबी आप ही इस्तेमाल करेंगे कार को, लेकिन अगर कार का पैसा वापस नहीं दे पाते हैं, जो कि आपने गिरवी, इसी गिरवी का मतलब ये नहीं है कि बैंक में जमा करेंगे, गिरवी का मतलब वो आप ही के पास है, चल संपत्ति जो है। जो कार लोन आपने लिया, नई कार निकलवाई, और उस नई कार पर लोन भी आपने ले रखा है, तो आप यूज करिए उसे, लेकिन यही कार आपकी गिरवी भी रखी है। गिरवी का मतलब ये मत समझिएगा कि बैंक में गिरवी है, आपके पास है, लेकिन अगर आपने पैसा नहीं दिया तो यही कार को टो करके ले जाएंगे। आप जानते हैं बहुत सी कारों को वापस ले लिया जाता है, और आप कहेंगे कि नई कार आप लाए थे, पुरानी लेके तो कौन सा नुकसान हो गया, लेकिन भाई आपने कुछ पैसा दिया होगा ना, पुरानी हुई तो इसको बेच देंगे, अब जितना पैसा बचा है उससे रिकवरी कर लेंगे। अब बात करते हैं हम तीसरा, जो प्लेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है। प्लेज, यहां पर आप गिरवी रखते हैं, लेकिन
जैसा कि हमने यहां पर देखा ना, गिरवी रखते हैं बट वो रहती आप ही के पास थी, यहां पर जो गिरवी रखेंगे ये अब आपके पास नहीं रहेगी, ये अब बैंक में जमा करनी पड़ेगी। तो क्या ले सकते हैं? गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन कैसा लोन है? सिक्योर्ड लोन है, उसमें भी कैसा है? प्लेज है। प्लेज याद रखिएगा, तीनों टाइप्स हमने बता दिए हैं। ये प्लेज होता है गोल्ड लोन। गहने वगैरह आपने रखे या कोई गोल्ड का कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट आपने रख दिया और उसके बदले आपने लोन ले लिया, तो ये प्लेज कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमने जान लिया सिक्योर्ड के बारे में। अब एक जान लेते हैं अनसिक्योर्ड के बारे में, क्या क्या होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में जैसे आप जानते हैं, एक तो आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में अगर आप डिफाइन नहीं है कि आप क्या लेने वाले हैं इसके बदले, तो ये पर्सनल लोन में आएगा। जैसे आपको फ्रिज चाहिए, पर्सनल लोन। आपको शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, पर्सनल लोन। जिसका डिफाइन नहीं है सब कुछ आपका किस में आएगा? पर्सनल लोन में आएगा। बड़ा महंगा होता है ये। जैसा कि अभी हमने बताया कि गिरवी रखवा करके एक बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चीजें देता है, लेकिन यहां तो कुछ भी गिरवी नहीं रखवा रहा है। गिरवी नहीं रखवा रहा है, इसी वजह से आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। याद रखिएगा, पर्सनल लोन इसी में आता है। ओके, पर्सनल लोन के अलावा अगर बात करें कि आप वैकेशन पर घूमने जाना चाहते हैं, वैकेशन पर घूमने के लिए आपको पैसा चाहिए, पर्सनल लोन में आएगा। क्रेडिट कार्ड भी इसी में ही आएगा, अनसिक्योर्ड में ही आता है। ये तो बात हमने कर ली है जो पर्सनल लोन, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी पर्सनल लोन में ही आता है। पर्सनल लोन जैसे क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि होम, आपको घर बनवाने के लिए, घर में रिनोवेशन कराते हैं उसके लिए पैसा चाहिए, सबका सब पर्सनल लोन में आए। दूसरा प्रकार होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन। जैसे आपको नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ठीक है, नया कोई ऐसा काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी आप अनसिक्योर्ड लोन ही लेते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है एजुकेशनल लोन, यानी पढ़ाई के लिए आप पैसा जो लेते हैं। इसमें हायर एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है, ऐसा मत समझिएगा 9-10 के लिए पैसा मिलेगा। कोई स्कॉलरशिप होती है वो अलग चीज है। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो लोन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स करने के लिए आपको पैसा मिलेगा। मैनेजमेंट के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए लोन मिल जाता है, बट हायर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, उसके लिए पैसा मिलेगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको, देखो यहां पर हमने 3 चीजें समझनी है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और लोन्स। ये तीनों आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आगे बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे यहां पर एक कंपनी है, ये कंपनी जो है ए, ये कुछ बनाती है, मान लेते हैं कि ये बना रही है आपकी एक बाइक बनाती है, ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहां पर खरीदने जाता है और बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए। बात समझिएगा, ठीक है। लेकिन कहता है बड़ा महंगा यार, पैसा भी इतना है नहीं हमारे पास इतना भी पैसा है नहीं, तो हम ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यहीं पर एक बैंक बैठा हुआ है, बैंक। वो बैंक क्या कहता है कि भैया आपको जरूरत है इस बाइक की, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं ले पा रहे। इससे बोलता है एक कंपनी से कि आपको ये बेचनी है, लेकिन वो खरीद नहीं रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। दोनों में कमियां हैं, इसको बेचनी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, उसे खरीदनी है उसके पास पैसा नहीं। इश्यू क्या है? पैसा नहीं है, ठीक है। तो यही बैंक इससे बात करेगा, इससे कि भाई देखो इसकी कीमत 1 लाख है ना, ठीक है, मैं 1 लाख रुपया उस व्यक्ति को दे दूंगा, क्या, उस व्यक्ति को मैं 1 लाख दे दूंगा, लेकिन आप उस पर ये 90,000 का लगा, आपकी तो बिकी नहीं रही, आप उसे 90,000 का मुझे लगाइएगा, यानी 10,000 का यहां पर मुझे फायदा हो जाए। आज समझ रहे? तो ये जो बिल है, ये जो बिल दिखाएगा उस पर इसको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बैंक के द्वारा। यही होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यहां पर तीनों का काम हो गया। बैंक जो कि लोन बेचना चाहता था, इसका बिक गया। ये बाइक बेचना चाहता था, इसकी बाइक बिक गई। ये इसको बाइक चाहिए थी, इसको बाइक मिल गई है। यही है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते। आगे ये तो हमने बात कर ली प्राइमरी फंक्शंस की। प्राइमरी फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछेगा, सवाल पूछ लेगा। जैसे लॉकर फैसिलिटी बताइए प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में है, तो याद रखिएगा प्राइमरी फंक्शन नहीं है। अब उन फंक्शंस पे आएंगे जो इसके सेकेंडरी फंक्शन है। जो पहले थे वो प्राइमरी थे, अब सेकेंडरी फंक्शन जानेंगे। और इसमें भी 2 प्रकार है, एजेंसी फंक्शन है और यूटिलिटी फंक्शन है। एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन है आपका, इन दोनों को हम यहां पर समझने वाले हैं।
अब यहां पर एजेंसी फंक्शन हम यहां समझने वाले हैं कि एजेंसी फंक्शन क्या है। तो एजेंसी फंक्शन में सबसे पहले जानेंगे ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्या होता है, दूसरा पीरियोडिक पेमेंट्स क्या होते हैं, के बाद कलेक्शन ऑफ चेक्स क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस, अदर एजेंसी फंक्शंस, ये सब आपके एजेंसी फंक्शन में आएंगे, जिसमें आपका जानना जरूरी है ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्या है। जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स में आप जानते हैं कि जब आप किसी को पैसा भेजते हैं ऑनलाइन या फिर बैंक में जाकर के भी या मोबाइल से भी, तो आपसे पैसा भेजते समय पर बैंक पूछता है कि भाई आपको यह पैसा किस मोड से भेजना है, आरटीजीएस से भेजना है, आरटीजीएस से भेजना है, या फिर आपको यह पैसा एनईएफटी से भेजना है, या यह पैसा आईएमपीएस से भेजना है, या फिर यूपीआई से भेजना है। ये आपके ट्रांसफर करने के लिए जो फंड ट्रांसफर होता है उसके मोड हैं। ये इसका सेकेंडरी फंक्शन में आता है जो कि एक एजेंसी फंक्शन है। तो आपको आगे के लेक्चर्स में हम बताएंगे कि आरटीजीएस, जिसे हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, ये क्या होता है, कब इसकी शुरुआत होती है, इसमें कितना पैसा मिनिमम या मैक्सिमम भेज सकते हैं, सब बातें आपको बताएंगे। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये क्या होता है, कब शुरुआत होती है, मिनिमम कितना पैसा, मैक्सिमम कितना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही रहेगा जिसमें हम आपको ट्रांसफर ऑफ फंड्स समझाएंगे, बताएंगे, इनके बारे में डिटेल, ये चैप्टर रहेगा हमारा, ठीक है। इसके अलावा अगर पीरियोडिक कलेक्शंस देखें या पीरियोडिक पेमेंट्स देखें, तो पीरियोडिक कलेक्शंस और पेमेंट्स में जैसे सैलरी है, जैसे आपका किराया है, इसको रेगुलर आप दे रहे हैं तो वही आपका इसमें आता है। सबसे ज्यादा जरूरी था इसमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स को समझना। बाकी चेक्स का कलेक्शन करना और चेक्स के आधार पर पैसा ट्रांसफर करना, ये इसका प्राइमरी नहीं सेकेंडरी फंक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा आपको कि पीरियोडिक जो आपका यहां पर हम कलेक्शन ऑफ चेक्स बता रहे हैं, चेक्स को कलेक्ट करना और उसे क्लियर करना, ये इसका एजेंसी फंक्शन के रूप में काम होता है, क्योंकि एजेंसी के रूप में काम करता है, ये एक मीडिएटर है। भाई किसी को पैसा पाना है और किसी को पैसा भेजना है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एजेंसी के रूप में काम करता है, ये इसका एजेंसी फंक्शन है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं यूटिलिटी फंक्शन के बारे में, जान लेते हैं। अब ऐसे बैंकों के फंक्शन जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, फालतू है। बैंक अच्छा बनने के लिए, अच्छा बड़ा बैंक बनने के लिए इन फैसिलिटीज को भी वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब वो फैसिलिटीज हैं जो अब ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन बैंक प्रोवाइड करा रहे, एक यूटिलिटी फैसिलिटी में आती है, ये प्राइमरी फंक्शन इसका नहीं है। तो यूटिलिटी में क्या आता है, जैसे ड्राफ्ट फैसिलिटी है, जैसे लॉकर है, अंडर राइटिंग है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, या फिर अदर यूटिलिटी फंक्शंस है। इन सब के बारे में देखो, यहां पर पहले आपको ड्राफ्ट बता दें। ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मानिए ये एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम लिख देते हैं हम ABC कॉलेज है, और ये कोई व्यक्ति है एडमिशन लेना चाहता है ABC कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहुंचा और कहा कि साहब मेरा एडमिशन होने वाला है, आज की मुझे डेट मिली है, कृपया मुझे एडमिशन दे दीजिए। उसने कहा ओके, पैसा जमा करिए। लाइन लगी हुई है बहुत सारी, और भी पैसा देने वाले हैं, लेकिन इसका नंबर पहले आया है, इसीलिए इसने चेक दे दिया, ठीक है। ABC ने वो चेक ले लिया और बाकी सबको मना कर दिया कि भाई एडमिशन हो चुका है, अब हम एडमिशन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि वो चेक आ चुका है। ये ABC जो है अब अपनी बैंक में जाएगा, ठीक है, और बैंक में जाकर के ये चेक लगा देगा, और पता चला कि वो चेक में पैसा, यानी अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, चेक बाउंस हो। ये इस कॉलेज के साथ धोखा हो गया। कॉलेज कह रहा था कि भाई मैं एडमिशन नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास पैसा आ चुका है, लेकिन वो चेक की फॉर्म में आया है। यहां पर जो बैंक है अब चेक बाउंस कर देगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास उतना पैसा था ही नहीं, चेक दे गया था, वो भी जो भी समझिए आप, लेकिन यहां पर चेक क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एक नई फैसिलिटी लाई गई, और फैसिलिटी क्या है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि बैंक के पास आपको जाना होगा। ABC बैंक है, तो जो क्लाइंट या जो स्टूडेंट पैसा वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वो सबसे पहले जाएगा इस बैंक के पास और कहेगा कि सर इस नाम का एक ना आप ड्राफ्ट बनवा दीजिए। DD भी आपने सुना होगा, ये ड्राफ्ट बनवा दीजिएगा, ठीक है। कितने का ड्राफ्ट बनना है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनना है।
तो वो कहेगा बैंक वाला कि ठीक है 5 लाख दीजिए, तो ये कहेगा कि ठीक है मेरे सर अकाउंट में है, उसमें से आप पैसे काट लीजिए। यानी पेमेंट यहां पर पहले ही बैंक ने ले लिया, ओके, और डीडी बना करके इसे दे दिया। कॉलेज के नाम का डीडी हो गया, ठीक है। अब ये कॉलेज पहुंचेगा और डीडी कॉलेज में थमा देगा कि ये लीजिए डीडी और मेरा एडमिशन ले लीजिए। अब यही एबीसी कॉलेज जो है ये अब पहुंचेगा आप कहां पर, अपनी बैंक में। एबीसी कॉलेज बैंक में जाएगा और इसे डीडी को दे देगा, और डीडी का अब बाउंस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये पैसा उस व्यक्ति के पास नहीं है, ये बैंक के पास है, बीच में होल्ड है पैसा। बैंक में जैसे ही रखेगा वो अपना डीडी, ये एबीसी जो कॉलेज है तुरंत इसका क्लियर कर दिया जाएगा। यानी इस डीडी में या ड्राफ्ट में पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है, जबकि चेक में ऐसा नहीं था। तो यहां पर आप रिस्क फ्री हो जाते हैं, रिस्क फ्री। ये होता है आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट समझ में आ गया है? ड्राफ्ट से कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो सेफ ज्यादा कौन सा है? ड्राफ्ट सेफ है। अगर आपको किसी पर भरोसा है तो ड्राफ्ट लीजिए, भरोसा है तो ड्राफ्ट लीजिए, और भरोसा नहीं है तो भी ड्राफ्ट लीजिए। और भरोसा है अगर थोड़ा बहुत, कि मान लीजिए हम थोड़ा बताने में ये कर रहे हैं कि अगर आपको किसी पर भरोसा है कि भाई ये जो पैसा दे रहा है ये दे देगा, मतलब क्लियर है, तो चेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, भरोसे पर चलता है। बाद में पता चलेगा उसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं। लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो सीधे डीडी लीजिए, डीडी मतलब ड्राफ्ट लीजिए, जिसमें कि पैसा पहले ही पेमेंट हो चुका होता है, पैसा बैंक के पास है, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, आपको ये समझ में आ गया है। लॉकर फैसिलिटी की ओर बात कर लेते हैं कि आजकल परिवारों में गोल्ड बड़ा होता है और सबसे ज्यादा गोल्ड का खतरा परिवार वालों से ही होता है। इसीलिए या फिर चोरों से, डकैतों से पैसे की इसकी गोल्ड को बचाने के लिए महिलाएं लॉकर फैसिलिटी ले लेती हैं और इस गोल्ड को उस लॉकर में जाकर के जमा कर देती हैं। लेकिन बैंक इसका चार्ज करता है। देखिए, बैंक अगर कहें कितना चार्ज करता है तो हर बैंक का अलग अलग है, लेकिन ये 500 रुपए से शुरू होता है। छोटे मोटे बैंक 500 रुपए में आपको ये फैसिलिटी, 500 रुपए महीने छोटा आपको लॉकर मिल जाएगा। लॉकर फैसिलिटी जो प्रोवाइड होती है इसमें 2 चाबियां मिलती हैं। 2 चाबियां आपको नहीं मिलेंगी, आपको एक ही मिलेगी। आपने लॉकर में जाकर के गोल्ड रख दिया, अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप फिर से गोल्ड रखने जा रहे हैं या कोई काम है आपको, तो आप जाइएगा बैंक में, बताइएगा सर मुझे वो लॉकर खुलवाना है। बैंक वाला कहेगा ठीक है, कौन सा वाला लॉकर है कि वो है, वो भी एक चाबी लेके आएगा। आप अपनी चाबी घर से लेके जाइएगा, क्योंकि आपको पहले ही एक चाबी मिल जाती है, और दोनों चाबियां साथ में लगेंगी और दोनों चाबियां घुमानी है, तब जाकर के आपका लॉक खुलेगा। लॉकर फैसिलिटी आपको मिलती है। वो जो कर्मचारी है वो अपने काम में लग जाएगा और आपसे कहेगा आपको जो करना है करिए, और जब ताला लगाना होगा फिर आ जाएगा, दोनों घुमा करके ताले लगेंगे और वो एक चाबी अपने पास रख लेगा, एक चाबी आपके पास रहेगी। ये लॉकर फैसिलिटी ज्यादातर सभी बैंक अब देते हैं। 500 रुपए से स्टार्ट होता है, 4000 रुपए सालाना तक ये मिलता है, 5000 रुपए सालाना भी मिल रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा लॉकर लिया है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें कैश वैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लॉकर में या तो गोल्ड रखिए, हीरे जवाहरात रखिए, या ऐसा कोई पेपर है जो बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि कहीं गुम जाएगा, उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, कैश रखने के लिए नहीं है। एक महिला ने कैश रखा था, कुछ समय बाद गई, उसने जैसे ही उसमें हाथ डाला तो पता चला, देखता उसको पैसे ही रहे थे, लेकिन हाथ डाला तो वो राख बन चुके थे, मतलब दीमक लग गई थी। बड़ा बहस हुआ था इस पर कि भाई दीमक लग गई तो अब इसकी लायबिलिटी किसकी है, बैंक देगा कि उसका नुकसान हो गया। बहुत न्यूज में आया था ये। इसको जानने के लिए आप कभी न्यूज़पेपर पढ़िएगा, उसमें पुराना न्यूज़पेपर था, बहुत खबर फेमस थी, गूगल पे डाल करके भी सर्च कर सकते हैं। तो भाई लॉकर फैसिलिटी आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा अगर बात करें सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि समाज के हित के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा चलाए जाते हैं, ये भी आपके हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें और कोई समझने वाली चीज नहीं है, बाकी ये आपके लिए जरूरी थे। जैसे ड्राफ्ट है, इन सबको आप जानते ही होंगे। ट्रांसफर ऑफ फंड्स हमने आपको बता ही दिया है। याद रखिएगा ये सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ओके, तो हमने देखा कि प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन में आपका एक तो आपका एक्सेप्ट डिपॉजिट्स आता है, सेकेंडरी में हमने देखा एजेंसी फंक्शन है और यूटिलिटी फंक्शन है। याद रखिएगा, पूछेगा ड्राफ्ट किस में आता है, यूटिलिटी फंक्शन में आता है, जबकि एजेंसी फंक्शन में आपका क्या आता है, मीटर की तरफ पर काम करना, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब। आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इसका जवाब देंगे। आपको जो कुछ भी ना समझ में आए, कोई डाउट हो या कोई और प्रश्न पूछना चाहते हो, तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे।
चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स वगैरह में से शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को अच्छा कंटेंट मिल सके। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के, वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा। यहां पर डेली क्विज फॉर्म में हम यहां करंट अफेयर करवाते हैं। हालांकि करंट अफेयर हमारे इसी चैनल पर आपको वीकली और मंथली और ईयरली मिलता रहेगा। बाकी डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल है, ये आपको लोगो मिलेगा। रणधीर एजुकेशन से आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपका डाउट शायद ही कोई होगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने के लिए, लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।